ये साथियों एवं विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि प्रतिवर्ष 1 फरवरी के दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा देश का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी भारत की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। देश और विदेश के तमाम टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विद्वान जनों के द्वारा प्रस्तुत बजट का विश्लेषण एवं समीक्षा की गई। बावजूद इन तमाम समीक्षाओं के इस देश का आम नागरिक इस बजट को कितना समझ पाया, यह बात संदेह उत्पन्न करती है। आम बजट को प्रस्तुत हुए करीब 1 सप्ताह व्यतीत हो चुका है। तमाम समीक्षाओं को देखने सुनने के बाद भी करदाता अपने कर भार दायित्व को लेकर निश्चिंत नहीं है। साथियों, सभी को यह बात स्पष्ट है कि इनकम टैक्स एक लॉ है। इनकम टैक्स की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रोफेसर हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे कर सलाहकार हो या अन्य कोई प्रबुद्ध जन हो, इनकम टैक्स में दी गई नियमावली को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। वह केवल दिए गए नियमों की व्याख्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, आलोचना कर सकता है और अपने सामर्थ्य से आयकर की कमियों को जानकर अपने करदाताओं को लाभान्वित कर सकता है। आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा आयकर के पुराने टैक्स रेजिम, नए टैक्स रेजिम, दोनों रेजिम में समानताएं, असमानताएं और अंत में सभी के सर्वाधिक खोजे और पूछे जाने वाले प्रश्न, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ का भी मैं प्रमाण सहित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पुराने टैक्स रेजिम की। साथियों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने आयकर की नई कर व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसे आज ओल्ड रेजिम कहा जाता है। इस व्यवस्था में यह घोषणा की गई कि करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं देना होगा और यदि करदाता की आय 5 लाख से 1 रुपये भी ऊपर होगी तो उसे 2.5 लाख प्लस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के पश्चात शेष आय पर निर्धारित स्लैब 5%, 10%, 20% और 30% के अनुसार कर चुकाना होगा। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या पुराने टैक्स रेजिम का चयन कर 5 लाख से अधिक आय होने पर कर दायित्व को शून्य किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल किया जा सकता है। मित्रों, पुराने टैक्स रेजिम के अंतर्गत सरकार द्वारा करदाताओं को भिन्न भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपनी आय को निवेश करने पर कई प्रकार की छूटें प्रदान की गईं, जैसे एटीसी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या निवेश से जुड़ी कई विकल्पों पर आपको आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। इसमें ईपीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश, 2 बच्चों की पढ़ाई में चुकाई जाने वाली ट्यूशन फीस, होम लोन की किस्त में शामिल मूलधन का हिस्सा, घर की खरीद में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन व्यय आदि पर भी आप इस धारा के अंतर्गत कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80CCD या 82D नेशनल पेंशन स्कीम में सेक्शन 80CCD के तहत बेसिक सैलरी के 10% तक के निवेश पर आपको सेक्शन 80C से अलग आयकर छूट का लाभ मिलता है। दिलचस्प यह है कि निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिल सकती है। नेक्स्ट 24B, आपने घर बनाने के लिए अगर लोन लिया है तो इसके लिए चुकाई जाने वाली मासिक किस्त में कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर धारा 24B के अंतर्गत आयकर से राहत मिलती है। इसी तरह घर की मरम्मत या रिनोवेशन हेतु लिए गए ऋण पर भी आप 30,000 रुपये तक की ब्याज की छूट पा सकते हैं। अक्सर इस छूट के बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है। एटीजी
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं या कोषों को दान देकर आप निर्धारित छूटों का लाभ पा सकते हैं। 80D करदाता सेक्शन 80D के अंतर्गत करदाता स्वयं, उसकी जीवन संगिनी और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस लेकर 25,000 रुपये तक की छूट आयकर में से ली जा सकती है। और यदि करदाता के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके हेल्थ इंश्योरेंस की 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी पा सकते हैं। 80DD सेक्शन 80DD आप पर आश्रित किसी विकलांग व्यक्ति के लिए चिकित्सा खर्च से संबंधित है। आश्रित में जीवन साथी, भाई या बहन हो सकते हैं। यदि विकलांगता 40% तक है तो 75,000 रुपये, और यदि विकलांगता 80% या इससे अधिक है तो टैक्स बचत के लिए 1.25 लाख रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट 80DDB इस धारा के अंतर्गत गंभीर बीमारी जैसे कैंसर और किडनी की बीमारी का खर्च कवर होता है। यह छूट स्वयं या आश्रित हेतु है। छूट की सीमा 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए 40,000, सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 से 80 वर्ष की सीमा में आ रहे हैं 60,000 रुपये, और सुपर सिटीजन जिनको अपन कहते हैं 80 साल से अधिक आयु वर्ग वाले, उनको 80,000 रुपये तक इसकी छूट का लाभ मिल सकता है। सेक्शन 80U अगर इस धारा के अंतर्गत छूट का लाभ स्वयं की 40% से अधिक विकलांगता की स्थिति में ही लिया जा सकता है। नेक्स्ट 80E अगर आपने अपने स्वयं, अपनी पत्नी एवं बच्चों हेतु एजुकेशन लोन प्राप्त किया है तो इसके चुकाए गए ब्याज की रकम पर आप इस सेक्शन के अंतर्गत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 80TTA बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा पर प्राप्त ब्याज की 10,000 रुपये तक की छूट का लाभ आप इस सेक्शन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार करदाता की 5 लाख से अधिक आय होने पर भी वह एसडी की अतिरिक्त बतलाई गई धाराओं के लाभ लेकर अपनी कर योग्य आय को कर मुक्त कर सकता है। करदाता जहां एक ओर उक्त छूटों की मदद से अपना कर दायित्व न्यून कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें निवेश कर करदाता अपनी बचतों के द्वारा अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। इन बचतों से देश के वित्तीय कोषों में भी तरलता का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जिससे देश के विकास को एक नई दिशा देने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे मित्रों नए टैक्स रेजिम की। वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत बजट में पुरानी टैक्स रेजिम को बरकरार रखते हुए एक नई टैक्स रेजिम की घोषणा की गई। नई जारी टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की बात वित्त मंत्री द्वारा कही गई है। अर्थात यदि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय 7 लाख या इससे कम होने पर उसे आयकर नहीं चुकाना होगा, और यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 7 लाख से ज़्यादा होती है तो उसे उसकी कर मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपए ही होगी। इसके बाद करदाताओं को 50,000 रुपये की वैधानिक कटौती के पश्चात अगले 3 लाख रुपए पर 5%, उसके अगले 3 लाख पर 10%, उसके अगले 3 लाख पर 15% और उसके अगले 3 लाख पर 20% और उसके बाद 30% की दर से आयकर चुकाना होगा। साथियों, दोनों टैक्स रेजिम को समझने के बाद अब मैं कर की दोनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जनमानस के उन सभी प्रश्नों और आशंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा जो बजट के बाद गूगल पर सर्वाधिक खोजे और पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, क्या कोई नया करदाता अपना रिटर्न भरते समय रेजिम के विकल्प को नहीं चुन पाता है तो ऐसे में उसे आयकर विभाग द्वारा किस रेजिम में रखा जाएगा? इसका जवाब मैं दे रहा हूं। साथियों, अगर नए करदाता ने
विकल्प का चयन नहीं किया है, उससे भूल हो गई है, तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट नए वाले विकल्प में ही रखा जाएगा, नए टैक्स रेजिम में ही रखा जाएगा। दूसरा प्रश्न जो गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा गया, क्या नए कर रेजिम में जाने के बाद करदाता पुराने टैक्स रेजिम को वापस चुन सकता है? इसका जवाब है दोस्तों, एक बार यदि कोई करदाता नए टैक्स रेजिम का चयन स्वेच्छा से या जाने अनजाने कर लेता है, तो कई बार त्रुटिवश हो जाता है, तो वह फिर पुराने सिस्टम में कभी भी नहीं जा सकेगा। लेकिन पुराने रेजिम से करदाता नए रेजिम में जब चाहे तब आसानी से जा सकता है। ओके, लेकिन पुराने टैक्स रेजिम से करदाता नए टैक्स रेजिम में आसानी से जा सकता है, जब चाहे जा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करके इस बात का निर्णय करें कि उनके लिए कौन सा विकल्प श्रेष्ठ रहेगा। यदि संभव हो तो इस विषय पर अपने कर सलाहकार, चार्टेड अकाउंटेंट आदि से आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा जो सबसे ज़्यादा खोजा गया गूगल पर, नए करदाताओं हेतु कौन सा टैक्स रेजिम सिस्टम ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? साथियों, इसका जवाब है करदाता की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और मनोस्थिति पर यह जवाब निर्भर करेगा। वे करदाता जो पुराने टैक्स रेजिम में हैं, उनका प्रारंभिक दायित्व क्या होता है? अपने परिवार के निर्वहन का। पारिवारिक जवाबदारियों के बाद अगर वे शेष आय को पूर्व में बतलाई गई विभिन्न योजनाओं में निवेश करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, तो निश्चित ही उनके लिए पुराना टैक्स रेजिम बेहतर होगा। एक अन्य व्यक्ति जिसकी आय 7 लाख रुपए वार्षिक है, किंतु उसे अपनी जिम्मेदारियों, जवाबदारियों हेतु पूरी आय खर्च करना पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों को नया टैक्स रेजिम ही चुनना चाहिए, क्योंकि पुराने सिस्टम से उसे 7 लाख माइनस 2.5 लाख बराबर 4.5 लाख रुपए पर 50,000 रुपये की वैधानिक कटौती काटने के बाद भी 4 लाख पर टैक्स चुकाना ही होगा, जबकि नए टैक्स रेजिम के अनुसार 7 लाख तक उसे कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। अर्थात यदि आप टैक्सेबल इनकम को निवेश करने की क्षमता रखते हैं तो पुराने टैक्स सिस्टम पर जावें, अन्यथा नया टैक्स सिस्टम अपनाकर 7 लाख रुपए तक की छूट का लाभ ले सकते हैं। चौथा प्रश्न जो ज़्यादा सर्च हुआ है गूगल पर, पुराने कर सिस्टम के अंतर्गत समस्त रियायतों का लाभ लेते हुए कितनी आय को कर मुक्त किया जा सकता है? देखिए, समाज में हमारी कर संबंधी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए कर सलाहकार, चार्टेड अकाउंटेंट उपलब्ध है। ये आपकी आय अनुसार आपकी टैक्स प्लानिंग करते हैं। ये सारी प्लानिंग आयकर के नियमानुसार ही करते हैं। इन्हें आयकर की प्रत्येक गली और रास्ते का ज्ञान होता है। जैसे मुझे एक उदाहरण दे रहा हूँ, कॉलेज से अपने घर जाना है, रास्ते में बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। अब मुझे लगता है कि जाम की वजह से मेरा तकरीबन 1 घंटा खराब हो जाएगा, किंतु तभी लेफ्ट साइड में मुझे एक गली नज़र आती है और संयोग से मुझे इस गली के संबंध में पूर्ण जानकारी भी है कि ये कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है। मैं अपना वाहन उस गली के रास्ते में से चलाते हुए 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाता हूं। इसी प्रकार आयकर के नियमों में भी कुछ गलियां छूट जाती हैं। इन्हीं गलियों की सूक्ष्म विवेचना कर उनके लाभ कर सलाहकार आपको दिलवाते हैं और आपका कर भार न्यूनतम करते हैं। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर दूं कि टैक्स की प्लानिंग एथिकल तरीके से होती है। कर की चोरी अलग चीज़ है, वो अपराध है, दोनों में अंतर है। हमें हमेशा एथिकल वाले रास्ते पर ही जाना है। प्रश्न में पूछा गया कि कितनी आय तक हम अपना टैक्स बचा सकते हैं पुराने रेजिम के अंतर्गत, तो यहाँ इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया जा सकता, किंतु टैक्स की प्लानिंग करके, बेहतर प्लानिंग करके आप पुराने सिस्टम द्वारा 10 से 15 लाख रुपए तक की
आय को आयकर से मुक्त या न्यून जरूर कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, अंतिम प्रश्न होगा, क्या नए टैक्स रेजिम में किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके टैक्स को बचाया जा सकता है? ये सबसे ज़्यादा पांचवा प्रश्न सर्चिंग हुआ है। इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, कदाचित नहीं बचाया जा सकता। आपको टैक्स देना ही देना होगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि नए टैक्स रेजिम में 50,000 रुपये की वैधानिक छूट के अलावा सभी निवेश एवं सहानुभूतिगत छूटों को समाप्त कर दिया गया है। अब 7 लाख रुपए से अधिक आय होने पर करदाताओं को नियमानुसार 3 लाख प्लस 50,000 एसडी अर्थात 3.5 लाख से ऊपर की आय पर आयकर चुकाना ही होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को आभास है कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो के अंत में एक सामाजिक संदेश जरूर देता हूं, चाहे मेरा वीडियो एजुकेशनल हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे अन्य किसी विषय से संबंधित हो, किसी सामाजिक बुराई को लेकर हो। साथियों, ईश्वर ने हमें हर तरीके से समर्थता प्रदान की है। हम उच्च शिक्षित होने के साथ ही स्वस्थ भी हैं। हम अपनी शिक्षा, ज्ञान और कौशल के द्वारा नैतिकता के रास्ते पर चलकर इतना धन अर्जन कर सकते हैं कि समाज में सम्मान के साथ रहते हुए अपने परिवार की पालना कर सकें। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में लाखों ऐसे लोग भी हैं जो निर्धन होने के साथ साथ अशिक्षित भी हैं। यदि हमारे मार्गदर्शन या ज्ञान से कोई व्यक्ति आगे आ सकता है या तरक्की कर सकता है तो क्या हमें ऐसी सहायता नहीं करनी चाहिए? मुझे लंबे समय से यह बात संज्ञान में है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे ही कई साथी जरूरतमंदों को इस शर्त पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों से हाउसिंग लोन दिलवाते हैं कि जो प्रधानमंत्री योजना की सब्सिडी प्राप्त होगी उसे वे खुद रखेंगे। दोस्तों, क्या यह आपकी एथिकल इनकम है? एक गरीब व्यक्ति जो अपना घर लेने का सपना लेकर आपके पास आया है, आपकी मदद चाहता है, आप उसकी 2,67,000 के आसपास जो सब्सिडी मिलती है आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। मित्रों, यह कमाया हुआ पैसा आपका नहीं है। यह पैसा आपको आज अच्छा लग रहा है, किंतु वास्तव में यह आपने डॉक्टरों और अस्पतालों में चुकाने के लिए इकट्ठा किया है। हमें ऐसी अनैतिक कमाई से बचना होगा। आपको यह भी एहसास है कि ऐसे कृत्यों से आप अपनी उपाधि और सनद भी खो सकते हैं, और दूसरा यह एक सामाजिक बुराई और अपराध भी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। समयानुसार माँ सरस्वती और वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन भी दबाएं और अपने विद्यार्थियों और साथियों को फॉरवर्ड भी करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। जय भारत, जय हिंदुस्तान।